नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर यूपीएससी पीटी के लिए जो जीके जीएस का पोर्शन है, जिसका कि वेटेज 50% है, उससे संबंधित यहाँ पर मैं वीडियो सीरीज़ चला रहा हूँ। और ये वीडियो सीरीज़ अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा जीके जीएस जो पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। और मैं डेली बेसिस पर यहाँ पर वीडियोज़ आपको जो भी वीडियोज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, सारे के सारे वीडियो आप सीरियल से देखते चलें। आपका मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जीके जीएस का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं डेली वीडियोज़ प्रोवाइड करता हूँ। और आज का सीरीज आज संडे है, तो आज हम लोग यहाँ पर आधुनिक भारत, प्रत्येक संडे हम आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित पूरा वीडियो देखेंगे। और पूरी की पूरी सीरीज़ हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूअस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हिस्ट्री का पोर्शन ज़्यादा होने की वजह से मिडवल और एंशिएंट हिस्ट्री के ऑलरेडी डेली वीडियोज़ आपको मिल रहे हैं। और साथ में यहाँ पर वीकली आपको आधुनिक भारत का इतिहास भी मिल जाएगा, जिससे हिस्ट्री का सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो पाएगा। तो इसी सीरीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए बाकी सारी, जैसा कि पता है आपको, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस, ये सारे के सारे वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर डेली मिल रहे हैं। तो उन सीरीज़ को आप लोग पूरा देखें। और जो भी सिलेबस यूपीएससी ने जारी किया है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो उसका सिलेबस है, सारा का सारा उसी तरह से यहाँ पर आपको वीडियो मिलते चले जाएंगे। आप बिल्कुल भी इसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। सो गाइज आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा है वह है, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया। तो सभी को इसका आंसर पता होगा कि वास्को डिगामा जो है ये कालीकट पर कब आया था। तो ये आया था 1498 AD, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, द्वीप एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर जनरल बनकर आया। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनता है कि भारत में आने वाला प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था। तो ये था जो कि 1505 ईस्वी में आया था। इसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जो कि पुर्तगाल का प्रथम वायसराय एवं गवर्नर जनरल बनकर आया था। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी नीति का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आपका बनता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा चलाई गई थी। तो ये फ्रांस मैं बोल गया हूँ, पुर्तगाल का जो पहला गवर्नर था वो थे फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रांस के नहीं थे, पुर्तगाल के। ठीक है, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। तो इसी ने जो जो पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को द अल्मीडा, इसी ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी भी चलाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है अल्फांसो द अल्मीडा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। पुर्तगाली व्यापारियों में भारत में कालीकट, गोवा, दमन, द्वीप एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी। और 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर जनरल बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में इसी ने ही हिंद महासागर में प्रभुत्व को स्थापित करने के उद्देश्य से ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे। तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले अगर कोई थे तो वो पुर्तगाली ही थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था। तो ये मैंने अभी आपको बताया, ये थे अल्मीडा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जमोरिन ने कालीकट में, जब वास्को डिगामा 1498 में आया तो वहाँ के जो तत्कालीन स्थानीय शासक थे जमोरिन, उन्होंने इसका भव्य स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपको मिलाना है वास्को डिगामा, ये पुर्तगाल से संबंधित है। क्रिस्टोफर कोलंबस, इसमें देखिए मैं बता देता हूँ कि जो वास्को डिगामा है ये भारत के मार्ग की इसने खोज की थी और ये पुर्तगाल से संबंधित था। ठीक है, वास्को डिगामा। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस, तो ये स्पेन का था। नेक्स्ट है कैप्टन कुक, तो जो कैप्टन कुक थे ये ग्रेट ब्रिटेन के थे। और तस्मान, ये आपके हॉलैंड के थे। तो ये आपका सही यहाँ पर मिलान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो भारत में जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था तो वो था
अल्बुकर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि 1505 ईस्वी में प्रथम जो वायसराय और गवर्नर जनरल थे जो कि पुर्तगाल की तरफ से आए थे वो थे अल्फांसो द अल्मीड़ा। और इसके बाद जो सेकंड यानी कि द्वितीय जो गवर्नर बनकर यहाँ पर आया जिसका कार्यकाल रहा 1509 से 1515 ईस्वी, तो उनका नाम था अल्बुकर्क। और इन्हीं को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 ईस्वी में जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो थी कि 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीत लिया। और अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि यह बन गई। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए भी प्रोत्साहित किया था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि किसने भारतीयों के साथ विवाह करने के लिए पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया था, तो ये अल्बुकर्क के द्वारा किया गया था और इसे ही पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका है कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, तो ये कथन आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में स्थापित किया था, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था, ये भी सही है। अगला है डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था, ये भी आपका कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो पुर्तगालियों ने भारत में कहाँ पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया, तो इन्होंने कोचीन में किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। पुर्तगालियों की भारत में प्रथम दुर्ग, भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग की अगर निर्माण की बात करें तो ये अल्फांसो द अल्बुकर्क, इस समय वह गवर्नर नहीं था, इसके द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखना कि जो अल्फांसो द अल्बुकर्क था ये गवर्नर 1509 ईस्वी में बनाया था, लेकिन इसके पहले इसने यानी कि अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1503 ईस्वी में कोचीन में एक प्रथम यूरोपीय दुर्ग का निर्माण करा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो भारत में प्रथमतः जो सामुद्रिक केंद्र स्थापित करने वाले थे वो थे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली यूरोपीय शक्तियों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सर्वप्रथम पुर्तगाली ही थे जिन्होंने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया था। तो 1509 ईस्वी में द्वीप पर किसने अधिकार किया था, तो 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार किया था अल्फांसो द अल्मीड़ा, जो कि प्रथम वायसराय थे इन्होंने। ठीक है, द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाली व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर की वसूली करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी, तो बंगाल की कौन सी वो फैक्ट्री थी, तो ये थी हुगली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। 1534 कब की बात चल रही है, 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली लेने लिया। चिंसुरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण कराया था और सी रामपुर डेनिशों का प्रमुख केंद्र रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौंडीचेरी, जिसे वर्तमान में पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है, इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा है पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें पहला केवल सही हो जाता है कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली जो पहली यूरोपीय शक्ति थी वो पुर्तगाली ही थे। ठीक है, अगर यहाँ पर हम पौंडीचेरी की बात करते हैं तो पौंडीचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति डच थे, न कि फ्रांस। ठीक है,
अंग्रेजों ने भी पौंडीचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा किया और 1814 में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को वापस सौंप दिया। इस प्रकार केवल पहला कथन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए जो अड्डा बनाया था तो ये पुर्तगालियों ने बनाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो ये थे जाब चारनाक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाता है। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जाब चारनाक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानूती अथवा सुतनौती कलकत्ता स्थल को चुना और इस तरह 1690 ईस्वी में उसने अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की? तो सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी जो प्रारंभ की गई ये डचों के द्वारा प्रारंभ की गई। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी डचों ने प्रारंभ की। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ तक हॉलैंड एक शक्तिशाली राष्ट्र राज्य नहीं बना था, इसकी केंद्रीय सरकार शक्तिशाली हो, इसीलिए इसकी कंपनी के संगठन में अनेक लघु कंपनियों की रचना तथा नीदरलैंड यानी कि हॉलैंड का संघीय रूप स्पष्ट नजर आता है। 1602 में डच यानी कि हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही है ये आपका हो जाएगा, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उनने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ये बिल्कुल सही है, बाकी सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो किसे प्राप्त हुआ था ये पहला अधिकार पत्र? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप मार्क कर सकते हैं। तो ये मिला था लीवेंट इटली को। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर जो लीवेंट कंपनी थी इसको 1593 में ही स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, यानी कि कब? 1593 की बात की जा रही है। और 1593 स्थल मार्ग से ही भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो स्थल मार्ग से किस कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था 1593 ईस्वी में लीवेंट कंपनी को। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्र से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। और 1702 ईस्वी में न्यू कंपनी के साथ मिलकर यह एक नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज 1709 ईस्वी के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाया, जो सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो उस समय भारत में बादशाह कौन था जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। उस समय बादशाह कौन था? अकबर। सितंबर 1599 ईस्वी में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गईं। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया और इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। और इस दौरान भारत का जो बादशाह था वो था 1556 से 1605 ईस्वी, जिसका कार्यकाल रहा वो थे अकबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने जो पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वो स्थापित की थी जहांगीर के शासन यहाँ पर सूरत में स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाता है। कैप्टन विलियम्स हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुँचे, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सके। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर,
अजमेर और आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की गईं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी को पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो इसका आंसर अभी मैं बता चुका हूँ, थॉमस बेस्ट ने हराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो किसने स्थापित किया था? तो ये आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंग्रेजों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज ने बम्बई किससे लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बम्बई है ये किससे लिया था? क्वेश्चन ये है आपका। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है, ये पुर्तगालियों से लिया था इन्होंने। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बम्बई है ये पुर्तगालियों से लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि बम्बई के अंग्रेज़ गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों को घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो देखिए, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था ये 1746 से 1748 तक चला और ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर ये युद्ध लड़ा गया, जो कि 1740 में प्रारंभ हुआ था। इसका जो विस्तार मात्र था, यानी यहाँ पर कहा गया है कि जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर यहाँ पर युद्ध छेड़ा हुआ था बाहर, उसका असर हमारा भारत में भी देखने को पड़ा और उसी का परिणाम हमारा प्रथम कर्नाटक युद्ध निकल कर आया, जो कि 1746 से 1748 तक चला। गृह सरकार की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों यानी कि अंग्रेज और फ्रांसीसी ने 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। ठीक है, तो युद्ध का जो तत्कालिक कारण था वो यहाँ पर क्या था? तो ये यहाँ पर था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो अभी मैंने बताया कि जो कर्नाटक युद्ध था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सुमेलित करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और प्रथम मैसूर युद्ध। तो दोस्तों, प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स ला चैपल की संधि से साथ इसका अंत हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है तृतीय कर्नाटक युद्ध, इसका पेरिस की संधि के साथ इसका अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, इसमें जो है ये अनिर्णायक युद्ध रहा और प्रथम जो मैसूर युद्ध हुआ इसमें ब्रिटिश की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो ये था डुप्ले। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बारे में जी.बी. मालेसन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोता तथा उर्वर बनाया और वह क्षमता जो उसने दर्शाई उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उससे अत्यधिक लाभ उठाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों पे कहाँ लगाया था? तो फ्रांसीसियों ने जो अपना सबसे पहला कारखाना लगाया था ये कहाँ पर लगाया था? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो ये लगाया था सूरत में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाता है। लुई 14वें के जो मंत्री थे काल्बर्ट, इनके द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई जिसे कंपनी देश इंदेस ओरिएंटलिस कहा गया। इन फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ जिसने 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई तो लुई 14वें के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी का जो संस्थापक है ये काल्बर्ट को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाता है, क्योंकि काल्बर्ट के अनुरोध पर ही 1664 ईस्वी में कंपनी देश इंडीज ओरिएंटलिस की स्थापना हुई थी और इसे ही भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो बंगाल में कौन सा कारखाना था जो डचों के द्वारा स्थापित किया गया? तो ये चिंसुरा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। डचों की बंगाल में जो पहली कंपनी थी ये पीपली थी, इसमें 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पीपली से बालासोर चले आए, यानी कि डचों की जो बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई थी। कंपनी जो डचों ने स्थापित की थी वो कहाँ पर की थी? तो पहली कंपनी पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित की और इसके बाद कुछ ही दिनों बाद डच पीपली से बालासोर चले आए। परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ, जब उन्होंने चिंसुरा में अपनी कंपनी स्थापित की। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि? तो दोस्तों, फ्रांसीसियों की जो पराजय का एक मुख्य कारण था उनकी कमज़ोर नौसेना। वाल्टियर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उसके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो यहाँ पर सही क्रम आपको बताना है। तो भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन के क्रम की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले पुर्तगीज, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन और फिर फ्रांसीसी। इस तरह से यहाँ पर इसका सही क्रम आपका रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको सही मिलान करना है, तो इसमें दिया गया है पौंडीचेरी, तो ये हो जाएगा डच। ठीक है, उसके बाद गोवा, तो ये फ्रेंच। नेक्स्ट टांकेबार, ये पुर्तगीज, और फिर सद्रास, ये डेनिश डच। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सही मिलान करना था। ठीक है, तो ये आपका सही यहाँ पर मिलान हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो ये था बिहार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और जो अफीम की प्राप्ति होती थी ये बिहार से होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो ये सबसे अंत में आने वाले कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर सी। 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों ने व्यापारी समय समय पर भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए। इन यूरोपियों ने सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली, 1605 ईस्वी में डच, 1608 ईस्वी में अंग्रेज और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। इस प्रकार उपयुक्त विकल्पों में आने वाले भारतीयों में सबसे अंत में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो दोस्तों, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की जो खेती थी ये पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का जो प्रचलन है ये मुगल काल में हो चुका था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थीं। इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की भारत को देन कोई भी नहीं थी। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा कोई भी नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगत है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है? तो ये टिप्पणी किसने की थी? ये की थी जीबी मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिक कवि तथा इतिहासकार था। 1834 ईस्वी से 1838 ईस्वी तक वह भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। अंग्रेजों को भारत सरकार की
अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान वर्ग भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए लॉर्ड मैकाले ने ही कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। मुगल सम्राट फर्रुखशियर द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का गवर्नर यानी कि सूबेदार नियुक्त किया गया। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्राप्त की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था ये मुर्शिद कुली खान ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो वो युद्ध था बक्सर की लड़ाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही यहाँ पर कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित किया? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर प्लासी की लड़ाई 1757 में जो हुई थी। तो यहाँ पर देखिए भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का जो प्रारंभ है ये प्लासी के युद्ध में हुआ, और प्लासी का युद्ध जो कि 23 जून 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों मीर जाफ़र, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ के सेना नायकत्व में थी। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन तथा मोहनलाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में मीर मदन मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफ़र ने उसे पीछे हटने को कहा तथा यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथों में छोड़ युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया। यही उसकी हार का कारण बना। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को तत्कालीन सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किया। इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्यों बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, किस युद्ध में हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये प्लासी का युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारतवर्ष में जो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक है तो वो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक है ये लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, क्योंकि इसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध लड़ा कब गया? तो ये 1757 ईस्वी में लड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो वो कौन था जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो जो मीर कासिम था इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहते थे ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप ना हो सके। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मीर कासिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, तो ये कौन था? तो ये आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। 28 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त कर दिया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मोहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ। पी.ई. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि माना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जब प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया है। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय जो दिल्ली के शासक थे तो वो कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इसका हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, शाह आलम द्वितीय जो थे ये बक्सर के युद्ध में दिल्ली के शासक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की लड़ाई के समय जो बंगाल के नवाब थे तो वो थे
मीर जाफ़र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वह था, तो वह थे शाह आलम द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाता है। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो कि अगस्त 1765 में हुई, इसके अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण ले लिया गया और इसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद कड़ा के क्षेत्र, जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे, शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 ने के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले अंग्रेजों द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दे दिया गया तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देना पड़ा था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से 1837 और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्रदान किए गए थे? तो ये आपको यहाँ पर इसका सही आंसर देना है। तो इसमें कहा गया कि किस गवर्नर के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के यहाँ पर वीडियो, और इसी तरह से ये सीरीज़ कंटिन्यू जारी रहेगी और हम लोग जो आधुनिक भारत का इतिहास है इसमें थोड़े से बड़े वीडियोस लाएंगे। 50 से 100 क्वेश्चन एक दिन में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, और ताकि आपका जो आधुनिक भारत का इतिहास और जो स्वतंत्रता आंदोलन, ये जो हमारा है इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चंस सेपरेट 5 नंबर के आपके बनने वाले हैं, तो जिसका जो है टॉपिक आसानी से कवर हो सके। तो मिलते हैं इसी सीरीज़ के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।